जब हम लोगों ने आप लोगों को किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं किया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देख ले, इतने इतने लेक्चर्स कहाँ पढ़ाए जाते हैं, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इतना सारा लेक्चर्स, इतना सारा चीजें कवर किया जाता है? कहीं नहीं कवर किया जाता है। स्टिल अगर पेमेंट आपके एंड पे नहीं होगा, तो फिर तो फैकल्टी क्लासेस कैसे लेगा? देन इट विल बी अ प्रॉब्लम ना। और आपको ऐसा लगता है कि सर आप लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था हम ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया। आप लोगों ने क्या इतना सोचा भी था कि पॉलिटी आपको इस लेवल पे हम लोग पढ़ाएंगे? को नोट्स के साथ साथ आपको मेंस के लिए भी हम लोग कुछ कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो। करंट अफेयर जो हम लोग कवर कर रहे हैं, आप नेट पे चले जाइए और सर्च करके देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स, क्या आपको इस लेवल का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा? तो प्लीज, जब हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं ना, तो क्योंकि कुछ दिनों से लगातार सर बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सर भी परेशान है। तो प्लीज उनको परेशान नहीं करिए, क्योंकि फिर उनको भी अपने फैकल्टी को जवाब देना पड़ता है। बहुत सारे टीचर्स का पेमेंट बचा हुआ है और पेमेंट नहीं हुआ है, विदाउट पेमेंट वो क्लासेस कैसे लेंगे? तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जिसने भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो प्लीज ड्यू को क्लियर कर दीजिए। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। ऐसा नहीं सोचिए कि सर इस तरीके से बोल रहे हैं, सर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बट दिस इज द फैक्ट कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो क्लासेस लेना दिक्कत होगा ना। फिर तो यूनी सर को ही बहुत प्रॉब्लम है ना, उनको सब कुछ मैनेज करना होता है। चलिए, हमने हमने कहाँ तक किया था, इसे कवर कहाँ तक किया था? ये हमारा स्टार्ट होना था ना, राइट टू रिपेयर मूवमेंट, यहाँ तक हो चुका था ना। जो हमने एनटीपीसी का जो देखा था, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, लद्दाख के लिए जो कार्बन न्यूट्रल था, ये हो चुका था ना हम लोगों का 1.98। यस सर। वो हो गया था। ओके, व्हाट इज द राइट टू रिपेयर मूवमेंट? राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या होता है? तो देखिए, राइट टू रिपेयर मूवमेंट मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये बहुत बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, तो उनका जो स्पेयर पार्ट्स होता है वो रिपेयर नहीं हो पाता है। क्या आप एप्पल का मोबाइल फोन अगर खराब होता है, तो क्या आप अपने आसपास के शॉप पे जाकर उसको रिपेयर करा सकते हैं? उसका आपको नो सर। स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलेगा। तो ये सारा जो इतना हैवी हैवी जो टेक्नोलॉजी, जिस तरीके का फोन्स वगैरह आता है, एक बार वो खराब हुआ तो कहाँ चला जाता है? लैंडफिल्स का पार्ट बन जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक मूवमेंट आया, जो कि राइट टू रिपेयर मूवमेंट। तो ये किसके फेवर में है? ये कंज्यूमर के फेवर में है। ये किसके फेवर में है? तो इट इज इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर। सर ये हुआ था, क्या हुआ था राफिया? चलिए, ये, अच्छा ये कल हमने पढ़ लिया था। अच्छा ओके, चलिए ठीक है। मुझे याद था कि शायद ये नहीं हुआ था। ओके चलिए ठीक है, हो गया था तो ठीक है। इसमें देखिए, एक इसमें ये जो क्वेश्चन आएगा ना, तो ये काफी तरीके से ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या है? ये कंज्यूमर्स का राइट होता है। इसके फेवर में बहुत कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, और इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। अगेंस्ट में क्या है कि जो लार्ज टेक्निकल कंपनीज होती है, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, टेस्ला हो गया, तो इन लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला है कि ये जो मूवमेंट है ये फेवर में नहीं, ये अगेंस्ट में है। क्योंकि ये जो मूवमेंट होगा, इससे क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द थर्ड पार्टी रिपेयर सर्विसेज के पास चला जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चला जाएगा उनके पास। और उससे क्या होगा कि जो एक्सप्लॉयटेशन, इम्पैक्ट ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिवाइसेस, वो हैम्पर हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि डेटा सिक्योरिटी थ्रेटन होगा, साइबर सिक्योरिटी इससे थ्रेटन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बहुत सारा कोडिंग करके ये सारे मोबाइल फोन्स वगैरह बनाती है, जिसके डेटा को आप निकाल नहीं सकते इतना इजीली। तो ये आपका राइट टू रिपेयर मूवमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या था? ओके, चलिए।
Center set to appoint National Maritime Security Coordinator. So recently, Union government has decided to appoint a National Maritime Security Coordinator to interface between the civilian and the military maritime domains with the objective of enhancing India's security architecture and energy security. तो देखिए यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि सेंटर अपॉइंट कर रहा है, एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स है ना, उसको उसके सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाएगा। तो दिस हैज बीन डन बाय द कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 2 डिकेड्स अगो। तो इसको फोकस किया गया था ना 2 डिकेड्स पहले, जब कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे ना, तब यहाँ पे फोकस किया गया था। अब इस बार का हाइलाइट्स देख लीजिए कि क्या-क्या हाइलाइट्स है। द मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर विल वर्क अंडर द एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर वो काम करेंगे, एंड बी द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। और ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे वो प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे गवर्नमेंट को, किस डोमेन में? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन का क्या मतलब है? ईस्ट पॉलिसी विजन का क्या मतलब है? लुक ईस्ट पॉलिसी आप लोग जानते हैं, पढ़ा है किसी ने? इंटरनेशनल रिलेशन में आईआर में पढ़ा होगा आपने, लुक ईस्ट पॉलिसी। नहीं, इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है, एक हम अगर ये इंडिया है तो एक इंडिया का ईस्टर्न साइड हो गया, एक वेस्टर्न साइड हो गया। तो हम ये जो ईस्ट पॉलिसी पे हम फोकस कर रहे हैं, मतलब इंक्लूडिंग ऑल दो ईस्टर्न कंट्री ऑफ इंडिया। ये इंडिया का इधर वेस्टर्न पार्ट हो, पढ़ा था, जैसा सर पढ़ा हुआ मैंने, सर पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? यस। तो किस चीज पे फोकस कर रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर का जो ईस्ट पॉलिसी विजन है ना, उस पे फोकस कर रहा है। दैट इंक्लूड सागर। अब ये सागर क्या है? तो सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, डीप ओशन मिशन, सागरमाला प्रोजेक्ट टू मेक इंडिया 12 मेजर पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि जो इंडिया का जो 12 मेजर पोर्ट्स है ना, उसको वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया जाए। अब ईस्ट पॉलिसी देखिए, अब क्वेश्चन हो सकता है कि ईस्ट पॉलिसी पे आपसे क्वेश्चन पूछ दे। तो इट्स अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशन विद द वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन एट डिफरेंट लेवल्स। जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे किस तरीके का रिलेशन डेवलप करना है? इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप करना है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन डेवलप करना है, और कल्चरल रिलेशन भी डेवलप करना है। कल हमने एक देखा था ना, मेकोंग गंगा, मेकोंग गंगा। यस सर, यस सर। यस। तो इस ये सब जो है, ये सब क्या होता है? मेकोंग गंगा पे हमने क्या फोकस किया था? टूरिज्म पे फोकस किया था, कल्चर पे हमने फोकस किया था। तो इसी तरीके से एक पीएम का एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कर रहा है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है ना, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किस किस फील्ड में? तो इकोनॉमी के फील्ड में, स्ट्रेटजिक और कल्चरल रिलेशन के फील्ड में। इट इन्वॉल्व्स इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे आ गया ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्यों साउथ ईस्ट एशियन? क्योंकि हम लोग ईस्ट एक्ट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, मतलब टुवार्ड्स द ईस्ट। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का बात हो रहा है। तो इन द फील्ड ऑफ कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एट बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीलैटरल लेवल। अब देखिए सागर मिशन क्या है, तो एक बार सागर मिशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। इट इज अ मैरीटाइम इनिशिएटिव which gives priority to the Indian Ocean region for ensuring peace, stability and prosperity of India in the Indian Ocean region. The goal is to seek a climate of trust and transparency, respect for international maritime rules. जो भी इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स बनता है ना, उसको रिस्पेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि अगर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल बना हुआ है कि हमें अगर 10 नॉटिकल माइल्स तक ही एक्सप्लोरेशन करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के पास में अगर सी ज़्यादा है तो हम 20 नॉटिकल माइल्स तक जाके एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दे। नहीं, जो रूल्स बनता है ना उसको रिस्पेक्ट करना। सागर मिशन के अंदर इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। एंड नॉर्म्स बाय ऑल द कंट्रीज सेंसिटिव टू ईच अदर्स इंटरेस्ट, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम इशू। अगर किसी भी तरीके का मैरीटाइम इशू आता है तो उसको पीसफुली कैसे रिजॉल्व किया जाए, एंड इंक्रीज इन मैरीटाइम कोऑपरेशन।
इट इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और ये किस लाइन में है? तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के लाइन में इसको डेवलप किया गया है। तो सागर मिशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा न्यूज था ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है आपने ये देखा। फिर नेशनल, ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, ये प्रिंसिपल एडवाइजर होगा गवर्नमेंट का किस फील्ड में? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन के फील्ड में। तो इस तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए ए के राजन कमिटी, इस बार आपके एग्जाम में कमिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। यस, कमिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमिटी पे तभी क्वेश्चन पूछा जाता है जब वो न्यूज में होता है। तो इस बार का जितना भी कमिटी, हम लोग सारे कमिटी को वन बाय वन कवर किए हैं। चलिए, ए के राजन कमिटी सबमिट्स रिपोर्ट। आप लोग बताते नहीं है पूछा गया नहीं पूछा गया, आप लोग एकदम साइलेंट रहते हैं। आप लोग ने पेपर सही से देखा है कि नहीं देखा है? जिसने पेपर दिया है उनको तो पता होगा ना कि क्या पूछा गया था क्या नहीं पूछा गया था। और जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया है, आपका एआरसीएस का एग्जाम 15 दिसंबर के आसपास होने जा रहा है, और अभी तक आपने पेपर ही नहीं देखा। ये जेएनके कैसा पेपर पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है। और सर मैंने देखा सर बट मैंने 50 क्वेश्चन देखे सर, अभी मुझे पूरा नहीं देखा सर, टाइम नहीं मिला इतना। अच्छा, 50 क्वेश्चन देखा आपने। चलिए ठीक है। यस सर, यस। हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। मैंने बोला क्लास में, आप क्लास ले रहे थे और मेरा भी क्लास आप साथ साइमल्टेनियसली अटेंड कर रहे थे। ऐसा बहुत रेयर होता है। बट बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता क्वेश्चन कैसा पूछा गया, बस क्लास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस जो आप एग्जाम, आज से 45 डेज बाद आप एग्जाम में अपियर होंगे, 50 डेज बाद आप एग्जाम में अपियर होंगे। और जेकेपीएससी, क्योंकि ये सबसे टफ लेवल का एग्जाम पूछा जाता है ना, कि जो जम्मू कश्मीर का सबसे टफ लेवल का एग्जाम तो वही है, केएस का जो पेपर हुआ था। एक बार उस पेपर को भी देखिए कि क्या आप लोग कर पा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो नोट से है, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से है। एक बार क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ कि ये नोट से है, वो आप लोग कर ले रहे हैं। बाद बाकी मैं पूछ रहा हूँ कि कोई कमिटी से क्वेश्चन था, आपको पता ही नहीं है कमिटी से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा? बस एग्जाम में किस बेसिस पे आप एग्जाम को क्लियर करने जा रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि बोर्ड तो वही है ना, पेपर तो वही सेटअप कर रहा है। यस सर। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो प्लीज एक बार जाके क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कमिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, अब कमिटी पे फोकस करिए। हो सकता है आपके एग्जाम में भी कमिटी से क्वेश्चन पूछे। ए के राजन कमिटी सबमिट्स रिपोर्ट। ए के राजन कमिटी क्या है? In June 2021, the state constituted the Rajan Committee to study whether the NEET has affected the student on the fringes of society and suggest corrective measures. तो ये जो नीट जो एग्जाम्स है ना, इसके बारे में ए के राजन कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। तो ए के राजन कमिटी क्या है, तो आपको पता चल गया। अब ये नीट क्या है? तो नीट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन द कंट्री। तो ये जो नीट का एग्जाम होता है ना, ये मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होता है। तो नीट एक तरीके का क्वालिफाइंग एग्जाम होता है फॉर मेडिकल कोर्सेज। तो अब ए के राजन कमेटी आएगा तो आपको याद रहेगा समथिंग रिलेटेड टू नीट था। उसने भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। पीएम एड्रेस वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रोग्राम। Recently, Prime Minister of India has addressed World Youth Skill Day program. World Youth Skill Day, अब स्किल तो इंडिया को कंट्री ऑफ स्किल्स ही माना जाता है। तो ही कॉल्ड फॉर गिविंग मोमेंटम टू स्किल इंडिया मिशन बाय कैपिटलाइजिंग ऑन द गेन्स। यस, जाकर अब याद आया सायमाला कमिटी। He called for giving momentum to Skill India mission by capitalizing on the gains for the last 6 years. He said that more than 1.25 crore young persons have been trained under Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana. तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब सेलिब्रेट किया गया? 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम क्या था इस बार का? तो पीएम ने जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रोग्राम रखा था, जिसको एड्रेस किया था, उसका थीम क्या था? तो री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अब पैंडेमिक तो खत्म हो गया, तो पोस्ट पैंडेमिक हमको यूथ स्किल्स को री इमेजिन करना है। अब स्किल इंडिया मिशन क्या है? तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया मिशन किस पर फोकस करता है? So the focus is on improving the employability of the youth so that they get employment and also enhances entrepreneurship among them. तो ये जो स्किल इंडिया मिशन है, ये किस चीज पर फोकस करता है?
कि यूथ के एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फोकस करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाएँ और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप किया जाए। द मिशन ऑफर ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर ऑल ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो मिशन है ये हर तरीके का ट्रेनिंग, गाइडेंस और सपोर्ट करता है हर तरीके के ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल मतलब जो शुरू से चलता आ रहा है, जैसे वीवर्स को, कॉबलर्स को, कारपेंटर को, वेल्डर्स को, मैसन को, ब्लैक स्मिथ को, नर्सिस को। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्किल इंडिया मिशन है ये किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करता है। तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फोकस करता है तो बिल्कुल करता है। और ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे बुनने वाला, कॉबलर। कॉबलर आप जानते हैं क्या होता है? यस सर। यस, समथिंग सर रिलेटेड टू मुझे शूज एंड ऑल, लेदर हाँ फैक्ट्री ओके। में। कारपेंटर्स, तो दीज आर व्हाट, तो इनके अंदर स्किल डेवलप करना, इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करना, इस चीज पे फोकस किया गया। तो अगेन थीम इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस बार के एग्जाम में थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है। सेट ए का 5वां या 6ठा नंबर क्वेश्चन ही थीम ए का क्वेश्चन है, तीसरा चौथा नंबर यस सर, यस सर। पूछा गया है। तो ये इसलिए मैं बार-बार देख रहे हैं एक-एक न्यूज़ को मैं पूरी तरीके से डिटेल में कवर करा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आइएगा। कब सेलिब्रेट किया गया, इस बार का क्या थीम था, उस थीम से रिलेटेड कोई मिशन है, वो कब लॉन्च हुआ था, उस चीज़ का क्या फ़ोकस था, ये सब कुछ हम लोग एक प्लेस पे कवर कर रहे हैं। और आप लोग कल बोल रहे थे कि सर क्वेश्चंस दीजिएगा तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। कल मैंने क्वेश्चंस दिया, अभी तक एक ने भी आंसर नहीं भेजा। 1-2 ने बोला है कि सर रात को 11 बजे तक भेज देंगे। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? सर 11 बजे तक पहुंचेगा सर, ये 11 मैंने बजे बोला, तक हम करेंगे 1-2 सर। ने बोला है मुझे कि 11 बजे तक भेज देंगे आंसर। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? और वो वही लोग हैं जो भेजते हैं, जो जॉब पे जाते हैं। बस मेरे पास 3-4 ही आंसर आया है। पहले भी आता था और आज भी 3-4 ही आंसर आए हैं। सिलेक्शन अगर सबको चाहिए तो प्लीज़ अभी से भी आपके पास टाइम है, 50 डेज़ का टाइम है, तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करिए। हमने बहुत सारा पोर्शन कवर किया, उसको रिवाइज़ करिए। बहुत टाइम लगेगा अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया उस चीज़ को रिवाइज़ करना तो। और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। बहुत सारा क्वेश्चंस मैं भी आपको भेजने वाला हूँ। पॉलिटी में भी, करंट अफेयर्स में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी आपको भेजने वाला हूँ। आज से मैं आपको जो भी हमने अभी सीसैट में किया है ना, वो सब भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करूँगा, ताकि आप लोग वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और उसमें कोई डाउट होता है तो उसको भी क्लास में पूछिए। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करिए मेहनत करना, गियर अप करिए क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम टाइम है, 50 डेज़ का ही टाइम बचा हुआ है। तो एक बार गियर अप करिए इन सब चीज़ों को। जितना टाइम मिल रहा है ना उसको रिवीजन में डाल दीजिए। आपको 60 क्लासेस को 65 क्लासेस पॉलिटी का लगभग हो चुका है, उसको रिवीजन करने में सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो गियर अप द थिंग्स। चलिए, केरला पुलिस लॉन्च पिंक प्रोजेक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी। केरला पुलिस ने पिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब पूछा जा सकता है पिंक प्रोजेक्ट क्या है, किसने लॉन्च किया है? तो केरला पुलिस ने लॉन्च किया है। और किसके लिए लॉन्च किया है? वुमेन सेफ्टी के लिए लॉन्च किया है। तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैज फॉर्मली रोल्ड आउट केरला पुलिस पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट दैट एम्स एट प्रोटेक्टिंग। तो क्या किस चीज का प्रोटेक्शन देगा वो? तो वुमेन को प्रोटेक्शन देगा इन पब्लिक स्पेसेस, इन प्राइवेट स्पेसेस एंड डिजिटल स्पेसेस। जैसे वुमेन का बहुत सारा जो सोशल साइट्स वगैरह होता है ना, वो हैक वैक हो जाता है ना, तो डिजिटल स्पेस में भी उनको प्रोटेक्शन देगा। ये जो केरला पुलिस ने पिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, पिंक प्रोजेक्ट। ही फ्लैग्ड ऑफ अ होड ऑफ डेडिकेटेड व्हीकल्स इंक्लूडिंग 10 कार्स, 40 मोटरसाइकिल एंड 20 बाईसाइकिल टू लॉन्च द स्टेट वाइड प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो पिंक प्रोजेक्ट है ये किस तरीके का सेफ्टी प्रोवाइड करेगा? तो एट द पब्लिक, प्राइवेट एंड एट द डिजिटल स्पेस। Again, very important news. Progress in doubling farmers' income. The strategy adopted by the government for increasing the income is, अभी फार्मर्स का इनकम है उसको क्या करना है? डबल करना है। तो उस चीज में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अब क्या-क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया है गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम फार्मर्स के इनकम को डबल कर पाएँ। तो हायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट थ्रू हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इन्हांस किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो। आउटपुट जनरेट होगा तो मार्केट में सेल होगा तो फार्मर्स का इनकम ऑटोमेटिकली राइज करेगा। अगर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इन्हांस होके अगर ये 180 हेक्टेयर्स ऑफ इसी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में 180 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एट द सेम प्लेसेस आपका जो वॉल्यूम जनरेशन हो रहा है ना, देन लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी हमें कम करना है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है ताकि फार्मर्स को यहाँ से बेनिफिट हो। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं क्या होता है? किसी चीज को प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट लगता है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर ये हमारा कम हो और हम मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे, ये जितना कम होगा तो उतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ना। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ही तो इनकम होता है, प्रॉफिट ही तो इनकम होता है। देन हायर रियल रेम्यूनरेटिव रिटर्न ऑन द फार्मर्स प्रोड्यूस, और जो रेम्यूनरेशन मिलता है फार्मर्स के प्रोड्यूस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और रियल हो। द एनुअल प्रोडक्शन under various sector has increased appreciably and seen at the end of year 2020 to 2021। तो देखिए ये सब तो आपको डेटा यहाँ पे बता रखा है कि फूड ग्रेन्स में टोटल आउटपुट देखा गया है तो 303.34 मिलियन टन्स का एज अगेंस्ट 252.23 मिलियन टन्स का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इतना देखा गया है, मिल्क में इतना देखा गया है। कल हमने मिल्क से रिलेटेड कुछ किया था, क्या था मिल्क से रिलेटेड? कितना ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इंडिया का कितना है? So 23%. 24% आई थिंक। Sir, India is the large. Sir, India is the 23%. largest producer. 23%. 23%, sir. India is the largest producer of milk. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। वंडरफुल। अब देखिए पेपर अब में ये जो रेट पूछा हुआ था सर इसमें स्कीम में, क्या, सॉरी, रेट पूछा हुआ था इसका वीट का और उसका। हाँ वेट का वो पूछा जाता है, इसलिए मैं सब चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से डेटा पूछा जाता है, रियल सेंस में आपसे पूछा जाता है। उन सब चीज को एक ही प्लेस पे आपको मिल रहा है, और वो कौन सा डेटा होता है? जो करंट का डेटा होता है वही तो पूछा जाता है, वो कभी भी पास्ट का डेटा नहीं पूछेगा। तो इन सब चीजों को याद करिए, ठीक है। चलिए अब डबल्स इनकम करना फार्मर्स का, तो देखिए यहाँ पे एक स्कीम था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। किसान, ये हमने शायद एमसीक्यू के फॉर्म में भी इसे कवर किया हुआ है। 23% था जगतार सिंह, आपने 24 बोला है, कल भी पढ़ा है 23%, तो कोई बात नहीं, नियर अबाउट याद है। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम क्या था? तो इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद अ व्यू टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड holding farmer families across the country to enable them to take care of expenses related to agriculture and allied activities as well as domestic needs। इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, उनको पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा 6,000 रुपीज का पर ईयर फॉर फार्मर्स फैमिलीज विथ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन। और जो बेनिफिट्स होगा ना 6,000 रुपया का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाएगा इन 3-4 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 4-4 महीने में, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट पे, मतलब 4 मंथली over the year directly to the bank account to the eligible farmers under direct benefit transfer mode। तो ये 6,000 रुपीज है ना, ये किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा? तो फर्स्ट 4 मंथ्स में 2,000, सेकंड 4 मंथ्स में 2,000 और थर्ड 4 मंथ्स में 2,000, ठीक है। और ये डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं रहेगा। तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक काफी अच्छा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये डेटा याद रखिएगा, 6,000 इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देन WHO ने क्या इशू किया है? तो एक न्यू रिकमेंडेशन ऑन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो इससे जो भी आपका बीमारी होता है ना, लाइक जो भी जेनेटिक्स होता है ना, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम का यूज करके। तो इसे किसने अभी रिकमेंड किया है? WHO ने भी रिकमेंड किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड न्यू रिकमेंडेशन ऑन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी with an emphasis on safety, effective and ethics। It also provide a new governance framework that identify specific tools, institutions and scenario to illustrate practical challenge, कि किस तरीके से प्रैक्टिकल चैलेंज जो आ रहा है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे रेगुलेट करें और कैसे उसको ओवरसी करें इन द ह्यूमन जीनोम। इसका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है? तो ये जो WHO ने जो रिकमेंड किया है जीनोम टेक्नोलॉजी, इसका प्रैक्टिकल या पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है? तो दिस इंक्लूड फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस। जो डिजीज होगा उसको बहुत ही फास्टर और एक्यूरेटली डायग्नोस किया जाएगा। मोर टारगेटेड ट्रीटमेंट, ज्यादा से ज्यादा इस पर टारगेट किया जाएगा उस ट्रीटमेंट पे। एंड प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने भी बताया ना कि जो जेनेटिक डिजीज वगैरह होता है ना, तो उसको उस पर रिसर्च करके और उस डिजीज से फाइट किया जाएगा। तो मोर टारगेटेड ट्रीटमेंट, जो भी जेनेटिक डिजीज होता है ना कि फादर में था तो सन में ट्रांसफर हुआ, इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर बन जाता है,
तो उसको प्रिवेंट किया जा सकेगा। और ये बहुत ज़्यादा होता है डायबिटीज, बीपी, इन सब चीज़ों के केस में। तो WHO ने अभी इस चीज़ को रिकमेंड किया है। ठीक है, अब ये तो आपका न्यूज में था। अब अबाउट WHO, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और डायरेक्टर कौन है, तो टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम। तो ये अगेन इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपसे कभी कभी ये सब नाम भी पूछ लेता है। नाउ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन ITRA एंड गुजरात गवर्नमेंट। अब ITRA क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड गुजरात गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU टू स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम इन ऑल ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा। किसके साथ इसने एक MOU साइन किया है, तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन किया है। और किस फील्ड में किया है, तो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम को, तो आयुर्वेद से रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम को। जामनगर बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो through this MOU, all the institutions functioning in the Ayurveda campus in Jamnagar have been brought under the umbrella of ITRA। और ITRA एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस प्राप्त है। तो ITRA is the only institutions under Ministry of Ayush that has been accorded the status of Institute of National Importance। तो again this is quite important, आपसे पूछा जा सकता है कि which is the only institution that has been accorded the status of national importance under Ministry of Ayush। तो ITRA, ITRA full form Institute of Teaching and Research in Ayurveda। अभी हम लोग क्वाड ग्रुप से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार क्वाड ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। यस सर। था ना क्वेश्चन। यस सर। अगेन एक नया क्वाड ग्रुप के फॉर्मेशन का बात हो रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अब हो सकता है ना कि उस एग्जाम में क्वाड ग्रुप पे उस चीज में पूछा गया था, एक नया क्वाड ग्रुप के इनिशिएशन का बात हो रहा है। तो देखिए इस क्वाड ग्रुप में मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब सोचिए कि US है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये किसको काउंटर करने के लिए हो सकता है, किसको काउंटर करेगा ये, चाइना। टेररिज्म। टेररिज्म, नो, चाइना। Recently, the United States, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को तो अभी भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है फॉर हेल्पिंग टेररिज्म, अभी भी ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर ही नहीं निकल रहा है। Recently, the United States, Afghanistan, Pakistan and Uzbekistan have agreed in principle to establish a new quadrilateral diplomatic platform to enhance regional connectivity। अब क्यों रीजनल कनेक्टिविटी को इनहांस करने का बात किया जा रहा है, क्योंकि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, the formation of the new Quad group is important amid China desire to extend its Belt Road Initiative to Afghanistan। अब चाइना क्या चाह रहा है, इसका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसको हम अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर दे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएस को तो अपना फायदा देखना ही होता है, और यूएस क्या कर रहा है, वहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक तरीके का क्वाड ग्रुप बना दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, अफगानिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय पाकिस्तान टू द ईस्ट एंड साउथ, ईरान टू द वेस्ट, टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान टू द नॉर्थ एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट। तो अगेन ये अब न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया क्वाड ग्रुप क्यों बन रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव को एक्सटेंड कर रहा है टिल अफगानिस्तान। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए यहाँ पे नया क्वाड ग्रुप बनाया जा रहा है। इसमें कौन सा 4 कंट्री होंगे, तो US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है, तो एक बार देख लीजिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इन 2013। इसका एम क्या है, टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। कि ये साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करना चाहता है, सेंट्रल एशिया को लिंक करना चाहता है, गल्फ रीजन को लिंक करना चाहता है, अफ्रीका और यूरोप को लिंक करना चाहता है विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स, मतलब सी रूट्स के भी हेल्प से और लैंड के भी हेल्प से। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स ये चाइना का इनिशिएटिव है, ताकि वो अगर वो पूरे तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर लेगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह चाइना का डोमिनेंट हो जाएगा।
तो यूएस तो कभी ऐसा करने नहीं देगा, और यूएस क्या करेगा, तो यूएस तो इस चीज का अपोज ही करेगा। ओके, यहाँ पे हमने गल्फ रीजन पढ़ा। गल्फ रीजन से एसोसिएटेड हमने कुछ खादी का पार्ट पढ़ा था कि इट इज द ओनली कंट्री, ऐसा कुछ पढ़ा था कि खादी करके UAE. यूएई। वंडरफुल। यूएई सर। यस यस, इट्स यूएई। एमएसएमई मिनिस्ट्री होस्ट ब्रिक्स एमएसएमई राउंड टेबल। देखिए एमएसएमई मिनिस्ट्री ने अभी ब्रिक्स एमएसएमई राउंड टेबल होस्ट किया है। तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज होस्टेड ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में आपको पता है कौन कौन सा कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एमएसएमई राउंड टेबल, इस चेयरमैन कौन था इसका राउंड टेबल का, तो बीबी सायवान, सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। फोकस क्या था, तो ब्रिक्स नेशन विजन ऑफ पोस्ट कोविड रोड मैप। जो पोस्ट कोविड, अब कोविड तो हो चुका, अब इसको कैसे हम इस चीज से बाहर निकले, तो पोस्ट कोविड रोड मैप का एक नेशंस विजन बनाया गया, ब्रिक्स का एक विजन बनाया गया फॉर द ग्रोथ एक्सेलरेटिंग सेक्टर, कि किस किस सेक्टर में वो ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं दोबारा से, इस चीज पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो याद सर ब्रिक रखिएगा। का क्वेश्चन भी आया था, क्या ब्रिक्स का भी वो क्वेश्चन, complete the curve। यस ब्रिक्स का भी क्वेश्चन आया था। वंडरफुल, अब आप लोग रिकॉल कर रहे हैं ना, तो ये सब न्यूज में था, इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है। ये सब कुछ न्यूज में है, और जितना एग्जॉस्टिवली हम लोग न्यूज कवर कर रहे हैं ना, उसको 2 से 3 बार कंटिन्यू पढ़िए। अभी हम जो आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एमसीक्यू भी को भी कोशिश करिए कि हम लोग डेली बेसिस पे उस एमसीक्यू को कवर करें, तभी आप लोग 50 डेज में उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, क्वेश्चंस को हिट कर पाए। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज ब्रीफ्ड अबाउट द रोल ऑफ निर्भया फंड इन इनहांसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब पूछा जाएगा निर्भया फंड क्या है, तो निर्भया फंड एक तरीके का फंड है जिसका यूज करके सेफ्टी और सिक्योरिटी वुमेन का इंडिया में इनहांस किया जाता है। तो निर्भया फंड का सेटअप कब हुआ था, 2013 में हुआ था। अभी हमने पढ़ा था ना 2013 में एक और किसी चीज का सेटअप हुआ था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI. BRI। चलिए, निर्भया फंड was set up in 2013. It is a non-lapsable corpus fund administered by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. तो ये जो फंड है ये कहाँ रहता है, तो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये लैप्स नहीं करता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल कितने डिपार्टमेंट है अब, 6. 6। 5 तो पहले से, और एक डिपार्टमेंट ऑफ अब ऐड हो गया. एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट पब्लिक ऑफ, एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, हाँ पब्लिक एंटरप्राइज सर। yes, चलिए। It is a dedicated fund specifically designed to improve the safety department of heavy enterprises, है ना? अभी सर ये पब्लिक एंटरप्राइज सर एक्चुअली। It was public enterprises, सर एक मिनट मैंने लिखा होगा सर, एक मिनट। Department of Heavy and Public Enterprises, ऐसा कुछ होता है। देखिए तो क्या था, सर दिख नहीं रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उसको एक बार डिपार्टमेंट देख, ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज लिखा है, यस सर। ओके चलिए ठीक है, तो इट्स करेक्ट। ये एक तरीके का डेडिकेटेड फंड होता है, इसको डिजाइन क्यों किया गया, टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है इस फंड का, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। To appraise, recommend proposals and schemes to be funded under the निर्भया fund and to monitor the progress of the scheme। तो अगर निर्भया फंड क्या है इसको याद रखिएगा, हमने ये न्यूज कवर किया हुआ है। इफ यू रिमेंबर, इंडियन रेलवेज टू इलेक्ट्रीफाई ऑल ब्रॉड गेज रेल लाइंस बाय 2023 to 2024। ये इंडियन रेलवे का एक एम्बिशियस टारगेट है। नैरो गेज और ब्रॉड गेज होता है ना, तो इंडियन यस सर, रेलवे यस का सर, ये टारगेट आपने पढ़ाया हमने सर एक बार। कराया भी है, शायद एमसीक्यू के फॉर्म में Yes, हमने sir. इसे कवर किया हुआ है। तो इंडियन रेलवे has set an ambitious target to electrify all broad gauge lines by 2023 to 24। न्यू पॉलिसी ऑन निमोनिया टू रिड्यूस इन्फेंट्री मोर्टेलिटी। अब आपसे पूछेगा सांस इनिशिएटिव,
सांस इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज इट? तो सांस इनिशिएटिव क्या है? एक न्यू पॉलिसी है निमोनिया पे जिसके थ्रू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया जाए। तो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली initiative. It was launched in 2019 by the Ministry of Health and Family Welfare. It was launched to speed up actions for reducing death caused by childhood pneumonia. तो जो डेथ होता है ना निमोनिया के कारण, उसको रिड्यूस करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज ऑफ सांस इनिशिएटिव। तो 3 स्ट्रेटजी यहाँ पे डेवलप किया गया है। एक गाइडलाइंस ऑन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड निमोनिया इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ एमॉक्सिलिन बाय ANM, दैट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। दूसरा, तो ये 3 स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है जो सांस इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड है। एक बार देख लेते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग या सर्विस प्रोवाइडेड का, कि हमको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उस मैनेजमेंट को स्टैंडर्डाइज करना है। और तीसरा क्या है? कैंपेन, कम्युनिकेशन कैंपेन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ अवेयर हो पाए, लोगों तक ये चीज़ पहुँच पाए। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या है? ये जो सांस इनिशिएटिव है इसका टारगेट क्या है? कि रिड्यूसिंग निमोनिया डेथ, जो निमोनिया के कारण जो डेथ हो रहा है ना चिल्ड्रंस के अमॉन्ग चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस का जो निमोनिया के कारण डेथ हो रहा है ना, उसको लेस देन 3 पर 1000 लाइव्स लाया जाए, 3 से कम लाया जाए। जो पर 1000 डेथ हो वो 3 से कम हो, ये हमारा टारगेट है बाय 2025। तो सांस इनिशिएटिव अगेन इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। ये क्या है, क्या टारगेट है, किस साल तक करना है, ये सब कुछ याद रखिएगा।